अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 2 महीने के लिए नायब सदर मोहम्मद मुख्बर को मुल्क का उबूरी सदर तैनात कर दिया है। अब 50 दिन के अंदर अंदर ईरान में नए सदर के लिए इलेक्शन कराया जाएगा। इसके अलावा आयतुल्लाह खामनाई ने मुल्क में 5 रोज़ा सोग का भी ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की अचानक मौत को ईरान की अंदरूनी सियासत के लिए धचके के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां ईरान को अगले साल मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन में जाने के बजाय अब फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और इन हालात में इलेक्शन में जाना पड़ेगा कि जब ईरान को अंदरूनी और बैरूनी मुहाज़ों पर चैलेंजेस का सामना है। इसराइल के साथ ईरान की कशीदगी उरूज पर है। हाल ही में जंग छिड़ने के खतरात पैदा हो गए थे। साथ ही अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान को मुआशी मसाइल और अवामी दबाव का सामना है। जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बहुत करीब समझा जाता था और उन्हें सुप्रीम लीडर का मुमकिना जानशीन करार दिया जा रहा था। इसलिए इब्राहिम रईसी की मौत को ईरान के इनकलाबी रजीम के लिए धचका करार दिया जा रहा है और उनकी पॉलिसीज़ के तसलसल के हवाले से बज़ाहिर एक खला पैदा होता नजर आ रहा है, जिसे फौरी तौर पर पुर करना ईरान के लिए चैलेंज करार दिया जा रहा है। ईरानी सदर के हादसे में मौत पर दुनिया भर से ईरान को ताज़ियती पैगामात मौसूल हो रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुल्क की आला शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तान में आज सोग मनाया गया और कल भी सोग का ऐलान किया गया है, जबकि अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने हादसे की वजह हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी को करार दिया है। जबकि साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने हेलीकॉप्टर हादसे की एक वजह अमरीकी पाबंदियों को करार दिया है और कहा है कि अमरीकी पाबंदियों से ईरान को हवाबाजी की जदीद सहूलतों तक रसाई नहीं मिल सकी है। हवाबाजी से मुताल्लिक पुर्जों पर अमरीकी पाबंदियाँ सदर रईसी के हादसे की वजह बनी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को कल हादसा उस वक्त पेश आया जब वो ईरान और आज़रबाईजान की सरहद पर आज़रबाईजान के सदर के साथ मिलकर डैम का इफ्तिताह करने के बाद ईरानी सूबे मशरिकी आज़रबाईजान से हेलीकॉप्टर के ज़रिए वापस तब्रेज़ जा रहे थे। लेकिन उस वक्त मौसम शदीद ख़राब था और बारिश हो रही थी। ईरानी सदर के काफ़िले में 2 और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद थे, मगर उन दोनों हेलीकॉप्टर्स ने सख्त मौसमी हालात के बावजूद महफूज लैंडिंग की। मगर जिस हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं, उसका अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए कई घंटों तक 40 से ज़ायद टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लेकिन ख़राब मौसमी सूरत हाल की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं और ताख़ीर भी हुई। तुर्की और रूस की रेस्क्यू टीम्स और ड्रोन्स ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और फिर आज सुबह ईरानी हुकाम ने ऐलान किया कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का पता चल गया है, मगर उसमें ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 9 अफराद की हलाकत का ऐलान कर दिया गया, जिनमें सदर इब्राहिम रईसी के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, मशरिकी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर मालिक रहमती, तब्रेज़ के इमाम जुमा और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली उल हाशिम भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के लिए इब्राहिम रईसी को सबसे मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा था, जिन पर आयतुल्लाह खामनाई बहुत एतमाद करते थे। रॉयटर्स में शाया होने वाले एक तज्ज़िये के मुताबिक इब्राहिम रईसी वो शख्सियत थे जिन पर आयतुल्लाह खामनाई भरोसा करते थे और वो सुप्रीम लीडर की लेगेसी को प्रोटेक्ट करने की अहलियत रखते थे। इसलिए वो आयतुल्लाह खामनाई के बाद अगले सुप्रीम लीडर बनने के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे। जबकि BBC में शाया होने वाले तज्ज़िये के मुताबिक इब्राहिम रईसी इस्लामी जमहूरिया ईरान में ताकत के मरकज़ के बहुत करीब थे और इम्कान था कि वो आला तरीन मकाम यानी अगले सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। मगर एक अफसोसनाक वाक़े ने ऐसा होने नहीं दिया। इतवार को ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में अचानक मौत ने 85 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के हवाले से अफवाहों को हवा दी है। मौजूदा सुप्रीम लीडर की सेहत तवील अरसे से तवज्जो का मरकज़ रही है। ईरान के सख्त गीर सदर की अफसोसनाक और गैर मुतवक्के मौत ईरानी पॉलिसी को ज़्यादा तब्दील नहीं करेगी, मगर ये ईरान के निज़ाम के लिए एक इम्तिहान साबित होगा। साथ ही इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मजलिस खबरगान रहबरी में एक अहम पोजीशन भी खाली हो गई है, जो नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। इब्राहिम रईसी 2021 में एतदाल पसंद हसन रूहानी के बाद ईरान के सदर मुंतखब हुए थे, मगर उस इलेक्शन को मुतनाज़ इलेक्शन करार दिया जाता है और इब्राहिम रईसी को जिताने के लिए धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही एतदाल पसंद नज़रिए के हामिल कई मजबूत उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया था। बहुत से ईरानी शहरियों ने वोट ही नहीं दिया था, जिससे इब्राहिम रईसी की कामयाबी का रास्ता हमवार हुआ था। इब्राहिम रईसी के दौरे हुकूमत में कई गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें एक तवील अरसे बाद
सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने समेत ईरान के अंदर ख़वातीन से मुताल्लिक पॉलिसीज़ पर एक बड़ी मुज़ाहमती तहरीक भी शामिल थी। जबकि सबसे अहम पेशरफ्त ईरान और इसराइल तनाज़े के हवाले से गुज़िश्ता माह सामने आई, जिसके नतीजे में दुनिया एक बड़ी जंग के दिहाने पर पहुँच गई थी, मगर फिर कशीदगी कम हो गई। पहले 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में 13 अफराद मारे गए, जिनमें पासदारान इनक़िलाब की अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी भी शामिल थे। जनरल ज़ाहिदी के साथ जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी भी उस हमले में मारे गए थे। जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी शाम और लेबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर थे और उन्होंने शाम में बशारुल असद और लेबनान में हिज़्बुल्लाह को अस्करी मदद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया था। साथ ही उन्हें ईरान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान राब्ताकार समझा जाता था। जनवरी 2020 में अल-कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार दिया था और उनके बाद रज़ा ज़ाहिदी ऐसे किसी हमले का निशाना बनने वाले अल-कुद्स फोर्स के सबसे सीनियर रुकन थे। दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर उस हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और मरहूम ईरानी सदर इब्राहीम रईसी समेत दीगर हुक्काम की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे वो अपनी कार्रवाई पर पछताएगा। जिसके बाद 12 और 13 अप्रैल की रात को ईरान ने पहली दफ़ा अपनी सरजमीन से इसराइल को निशाना बनाया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल इसराइली सरजमीन पर दागे गए और ख़ासतौर पर उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर कार्रवाई की गई थी। जबकि इसराइल ने दावा किया कि 99% ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया था। सिर्फ एक एयरबेस को मामूली नुकसान पहुंचा था, जबकि एक बच्ची जख्मी हुई। इसके बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई की धमकियां देता रहा और ईरान खबरदार करता रहा। दुनिया भी इसराइल को रोकने की कोशिशें करती रही, मगर फिर इसराइल ने 19 अप्रैल को 6 दिन बाद महदूद पैमाने पर ईरानी सरजमीन के अंदर इस्फहान शहर में कार्रवाई कर दी और मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसराइल ने इस्फहान शहर में मिसाइल से हमला किया है, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर उसे इसराइल का ईरान के लिए पैगाम करार दिया गया। लेकिन खुद इसराइल ने सरकारी सतह पर इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जबकि ईरान का कहना था कि ये मिसाइल हमला नहीं था, बल्कि 3 ड्रोन्स फिजा में घूम रहे थे जिन्हें मार गिराया गया और बज़ाहिर ये कार्रवाई अंदरूनी दरअंदाजी थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर के बाद गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ इब्राहीम रईसी की हुकूमत आगे आगे रही। हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक होने वाले वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतहरिक नजर आए। गजा जंग के दौरान उन्होंने मुतादिद ममालिक का दौरा किया, आलमी फोरम्स पर गजा में जंगबंदी के लिए आवाज़ उठाते रहे। इसके अलावा ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाज, जिनमें लबनान की हिज़्बुल्लाह भी शामिल है, वो इसराइल के खिलाफ हमास की मदद कर रही थी। खुद ईरान के हवाले से भी खबरें आती रहीं कि ईरान हमास को अस्करी और माली ताउन फराहम करता रहा है और ये मामलात इब्राहीम रईसी के सदर बनने से पहले से जारी हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, इब्राहीम रईसी के दौर में ईरान के मशरिक़ वस्ता में नज़रियाती हरीफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी हैरानकुन तौर पर मामूल पर आ गए थे और सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। गुज़िश्ता साल मार्च में चीन की सालिसी में सऊदी अरब और ईरान सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए रजामंद हो गए और इससे पहले इब्राहीम रईसी ने चीन का दौरा किया था। सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात 2016 में उस वक्त मुअत्तिल हो गए थे और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई थी जब 2016 में सऊदी अरब में शिया आलिम दीन शेख निमर को फांसी दी गई। तो उसके रद्द अमल में ईरान में मुजाहिरीन ने सऊदी सिफारत खाने पर हमला कर दिया था और बदले में सऊदी अरब ने ईरानी सिफारती अमले को मुल्क से निकाल दिया था, जिसके बाद 7 साल तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा रहे। मगर फिर मार्च 2023 में चीन की कोशिशों से न सिर्फ सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए, बल्कि दोनों ममालिक की आला क़यादत के दौरे भी शुरू हो गए। पहले जून 2023 में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ईरान का दौरा किया। फिर अगस्त 2023 में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, जो कल हेलीकॉप्टर हादसे में जाबाक हुए हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। जिसके बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त खुद इब्राहीम रईसी का सऊदी अरब का दौरा था, जो उन्होंने नवंबर 2023 में गजा में जंगबंदी के हवाले से कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किया था और इसे मशरिक़ वस्ता के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा था। और फिर हाल ही में गुज़िश्ता माह ईरान से पहला ग्रुप उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। और अहम बात यह है कि रवा साल अप्रैल में जब इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला किया तो सऊदी अरब ने भी इसकी मजम्मत की थी। इसके अलावा रवा साल जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी सूरत हाल कशीदा हो गई थी। मगर फिर गुज़िश्ता दिनों इब्राहीम रईसी ने खुद पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जनवरी में सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई थी जब ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के एक सरहदी गाँव पर मिसाइल हमला किया, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। ईरानी हुकाम से जवाब तलबी की गई और इस हमले को इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया गया। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में जैश उल अदल नामी अस्करियत पसंद गिरोह के 2 अहम ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए तबाह किया गया है, जो ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। मगर फिर 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और ईरान की कार्रवाई का जवाब दे दिया। फिर दोनों ममालिक की आला क़यादत सूरत हाल को मामूल पर ले आई, जिसके बाद 22 अप्रैल को मरहूम ईरानी सदर
इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए और दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का इजहार किया गया, मगर इब्राहिम रईसी को सिर्फ बैरूनी चैलेंजेस का ही सामना नहीं रहा, बल्कि उनके दौरे सदारत में अंदरूनी लिहाज से भी उन्हें सख्त दबाव और मुज़ाहमत का सामना रहा। ईरान में सितंबर 2022 के बाद ख़वातीन के हुकूक़ के लिए एक बड़ी मुज़ाहमती तहरीक शुरू हुई थी, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली थी। इस एहतजाजी तहरीक की वजह मुबैना तौर पर ईरानी अखलाकी पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी नामी 22 साल की लड़की की हलाकत थी, जिन्हें पुलिस ने पर्दे के हवाले से कानून की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। महसा अमीनी की हलाकत के बाद ईरान भर में एहतजाज और मुजाहरे हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों ने रिशाहिदीन का इल्ज़ाम था कि महसा अमीनी को तेहरान से गिरफ्तारी के बाद पुलिस वैन के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उनकी जान चली गई, मगर पुलिस इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रही थी और उसका मौक़िफ़ था कि महसा अमीनी को हिजाब के बारे में तालीम देने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो ईरान में तमाम ख़वातीन के लिए पहनना लाजमी है, लेकिन वो अचानक दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। पुलिस और हुकाम का यह मौक़िफ़ था, मगर महसा अमीनी के अहले खाना का कहना था कि वो एक सेहतमंद नौजवान थी और उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ जाता। मगर इस वाक़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली और इब्राहिम रईसी की सख्त गिर हुकूमत पर न सिर्फ अंदरूनी लिहाज से दबाव बढ़ रहा था, बल्कि दुनिया भर से ख़वातीन के हुकूक़ और इससे जुड़े हुए ईरान के सख्त कवानीन के हवाले से ईरानी हुकूमत पर तनकीद बढ़ रही थी, जिसके बाद ईरान में गिरफ्तारियाँ और क्रैकडाउन किया गया, सज़ाएँ दी गई और आज ईरान में जहाँ 2 महीने के लिए बुरी हुकूमत कायम हो गई है, तो सवाल ये उठ रहा है कि इब्राहिम रईसी जैसे सख्त गिर इनकलाब के हामी और सुप्रीम लीडर के करीब समझे जाने वाले लीडर की मौत से ईरान की दाखिला और खारजा पॉलिसीज़ पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, कितना बड़ा सेटबैक है ये ईरान के लिए? देखें, इतना बड़ा सेटबैक तो नहीं है, क्योंकि देखें ये एक रियासत है। इस रियासत के अंदर जो है बहुत सारे सदूर आए और गए और बहुत सारे वज़ीर ख़ारजा आए और गए, और ये चीज़ें जो हैं रियासतें, ख़ास तौर पे जो रियासतें ज़रा जारहाना रवैया अख्तियार रखती हैं, तो उनको पता होता है कि उनके जो मतलब लीडरशिप जो है वो मतलब फ़ानी है, तो उसको वो उसकी तैयारी कर चुके होते हैं। सक्सेशन प्लान्स होते हैं और प्लान बी, प्लान सी वगैरह वगैरह होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ज़ाहिर है इस किस्म का वाक़या जो है वो जो ओरिजिनल प्लान है उससे तो डिविएट कर जाता है, लेकिन रियासत को डिविएट होने पे मजबूर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रियासत को इनके बगैर चल नहीं सकती। अनकरीब माजी में हमने जो जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत को देखा, तो उसके बाद जो है मतलब फोर्स है वो उसकी एक्टिविटीज़ में कोई ख़ास कमी वाक़या नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ईरान जो है वो इनको रिप्लेस कर देगा, और फिर लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खामेनी साहब नहीं रहेंगे तो फिर उनका ओहदा कौन संभालेगा, वो ज़्यादा अहम इशू है। और आपको लगता है एक वैक्यूम ये ज़रूर क्रिएट हुआ है, सदारत के लिए नहीं हुआ, मगर जो आयतुल्लाह खामनाई हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके एक सक्सेसर के तौर पर इनको देखा जाता था, वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया? जी देखें, इनके बारे में तासुर ये था कि ये एक बहुत ही कमज़ोर सदर थे। तो अगर ये बात दुरुस्त है, जो कि मैं समझता हूं कि मैं इससे इत्तफाक करता हूं इस तज्ज़िये से, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो उस ओहदे पे जो कि रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर जो है, उस ओहदे पे अगर फायज हो जाते तो फिर उस ओहदे का क्या बनता। फिर ऐसा नहीं है कि और लोग जो है वो जॉकी नहीं कर रहे। फिर ये भी देखना है कि ये इसमें जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, जो कि उनकी एलीट मिलिट्री फोर्स है, और फिर जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं, जो दोनों मुसल्लह फौज हैं पैरेलल, वो किसको आगे लेके आ रही हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू कम हो रही है और फ़र्द वाहिद के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और अल्टीमेटली मेरी भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 23 अप्रैल को इसी इशू के ऊपर कि कौन जो है वो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर होगा और रियासत का जो ना खदो खाल क्या होगा। तो उसमें मैंने यही आर्ग्यू किया है कि ये रेजीम जो है अब क्लर्जी जो है उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगी। बहुत हद तक तो ऑलरेडी जो है मिलिट्री इसको डोमिनेट कर पा रही है। तो हम एक मिलिट्री डोमिनेटेड रियासत की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे आइंदा आने वाले जो ओहदे हैं वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फैसला करेगी कि वो किसको मिलें और कौन से लोग सामने आए। साहब, और 2021 में जब इंतखाबात हुए, ज़ाहिर है वो भी मुतनाज़े थे, जिसमें रईसी साहब इलेक्ट हुए, एतदाल पसंद रहनुमाओं को दौड़ से बाहर किया गया। आपको लगता है 50 दिन बाद अगर अब इंतखाबात होते हैं तो वो एक चैलेंज होंगे, क्योंकि इंटरनल जो डिविजन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आए, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आए ईरान में?
जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये चैलेंजेस जो है वो बढ़ रही हैं क्योंकि फैक्शनलाइजेशन बढ़ रही है। और फिर ये है कि बैलेंस ऑफ पावर होता है, मतलब जहां मैं अपना एक तरफ जो है ये कमज़ोर सदर थे, लेकिन ये है कि वो बिसात के ऊपर जो है अगर उसमें से कोई एक दो अहम मोहरे निकल जाएं तो फिर बिसात जो होती है उस बैलेंस को दोबारा, इक्विलिब्रियम को दोबारा एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है कि ये आने वाले जो दिन हैं और जो ख़ामेनेई साहब हैं उनको जब मतलब वो इंतकाल इक़्तिदार करेंगे अपने ओहदे का, तो उस वक़्त कौन सामने आएगा तो उसको उसकी एक पावर स्ट्रगल होगा और फैक्शनलाइजेशन बढ़ गई है। और मैं समझता हूँ कि ये मज़ीद आने वाले दिनों में हमें ये नज़र आएगा, ये स्ट्रगल फॉर पावर। मतलब और जो खित्ते के हालात हैं, चाहे वो इसराइल से ताल्लुकात हों या फिर आगे जाके अमेरिका से ताल्लुकात हों, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस एक वाक़ये से आपके ख्याल में? मैं समझता हूं कि इससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए अनलेस कि जो इनके जाने के बाद जो इंटरनल पावर स्ट्रगल है वो इस नौइयत की हो जाए, इस हद तक चली जाए कि जो है वहां पे जो गवर्नेंस है उसको अफेक्ट करना शुरू कर दे, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी पॉलिसी को अफेक्ट करना शुरू कर दे। देखें, ये रियासत 45 साल पुरानी है, ये जो रेजीम है, तो इसके अंदर बड़ी जो है ना वो कमज़ोरियां हैं, खामियां हैं, लेकिन ये है कि फिर भी एक रियासत है और माजी में हमने जो है ना इस रियासत में लोगों को आना जाना देखा है और इंतकाल इक़्तिदार देखा है, मुख्तलिफ शख्सियात सामने आई हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से जो है ना देखने का जो रुझान है वो हमने देखा। मॉडरेट्स भी आए, हार्ड लाइनर्स भी आए, प्रैग्मेटिक कंजर्वेटिव्स भी आए, तो ये रियासत जो है ना बरकरार रही है। तो मैं नहीं समझता कि इस एक वाक़ये से रियासत का जो पूरे का पूरा जो एक फॉरेन पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल आउटलुक है वो तब्दील हो जाएगा। हाँ, बदतदरीज जो है अंदरूनी जो चपकलिश है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी, लेकिन फिल वक्त अनकरीब मुझे जो है रियासत अपने जो रुख है रियासत का जियोपॉलिटिकली, वो मुझे तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क में अदलिया इदारों और हुकूमत के दरमियान टकराव की फिजा बनती दिखाई दे रही है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सामने आया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। इसी दौरान जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के हवाले से तनाज़ा सामने आया और वफाकी वज़रा समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं ने एक के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की। ग्रीन कार्ड को दोहरी शहरियत होने का प्रोपेगेंडा किया गया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत और इदारों के लिए सख्त रिमार्क सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के हवाले से आज अहम समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। अहमद फरहाद की जानिब से वकील ईमान मजारी ने दलाइल दिए, जबकि वजारत दिफा के नुमाइंदे, पुलिस हुक्काम और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से पेश हुए। समाअत के आगाज़ में वकील ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि 17 मई जुमे की रात मगवी अहमद फरहाद की अहलिया और पटिशनर उरूज ज़ैनब को व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल में कहा गया कि पटिशन वापस लें तो बंदा हफ्ते के दिन वापस आ जाएगा। वो कह रहे थे कि कोर्ट में बोलना कि अहमद फरहाद अपनी मर्जी से गए थे। ईमान मजारी ने अदालत को मजीद बताया कि बार बार राब्ते किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। अगर ये अगवा बराए तावान होता तो वो पैसे मांगते। ये वाज़े तौर पर जबरी गुमशुदगी का केस है। 3 ड्राफ्ट्स हमारे और उन लोगों के दरमियान शेयर हुए, लेकिन अहमद फरहाद वापस नहीं आए, इसलिए हम दरख्वास्त वापस नहीं ले रहे हैं। ईमान मजारी के दलाइल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने SSP ऑपरेशंस पर बरहम होते हुए कहा कि मुझे अब बंदा चाहिए। एक आदमी को अगवा करके रखा हुआ है, अपने ऊपर से अगवा कार का लेबल हटाएं। सेक्रेटरी दिफा जाती हैसियत में पेश हों, वरना मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने SSP ऑपरेशन से सवाल किया कि क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द हैं, तो SSP ऑपरेशन ने जवाब दिया कि नहीं। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि क्या अहमद फरहाद भारत से आया है या अगवा बराए तवान में मुलव्विस है। आज ही 11 बजे जवाब जमा कराएं। अदालत की जानिब से जवाब जमा कराने के रिमार्क्स पर वजारत दिफा के नुमाइंदे ने 1-2 दिन की मोहलत मांगी, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं इस केस को 3 बजे दोबारा सुनूंगा, 3 बजे तक जवाब लेकर आएँ वरना ऑर्डर पास कर दूंगा। अदालत ने हुक्काम को 3 बजे तक का वक्त दिया और वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत में पेश होकर बताया कि मगवी ISI के पास नहीं है, ISI पर इल्ज़ाम है मगर वो उसकी तरदीद कर रहे हैं। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा
कि वजारत दिफा के नुमाइंदे के बयान से महसूस होता है कि मामला ISI और MI के हाथों से निकल गया है। उन्होंने कहा कि अब यह तय करना है कि एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलना है। कोई एक तो झूठ बोल रहा है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि अगवा होने वाले शहरी को कानून नाफिज करने वाले इदारे बाजियाब नहीं करा सके। क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा। उनको उनकी औकात में रहने दें, उनके ताबे ना हो, मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को सेक्टर कमांडर से बयान लेकर कल पेश होने की हिदायत जारी करते हुए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी कल तलब कर लिया और कहा कि सेक्रेटरी दिफा अपनी रिपोर्ट पेश करें। जिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मैं जब जजमेंट दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। एक तरफ पैगामात भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। दोनों सेक्रेटरीज पेश होंगे, इसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा और बाद में वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि FIR दर्ज हो गई है। अब पुलिस कानून के मुताबिक तहकीकात कर रही है। जिस पर अदालत ने बरहम होते हुए कहा कि FIR दर्ज की है तो क्या कोई एहसान किया है। समाअत के बाद आज वफाकी वज़ीर कानून आदम रज़ीद तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने दीगर मामलात पर बात की। वहीं उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स पर बात करते हुए कहा कि आज अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए ये उनका मैंडेट नहीं है। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो अदालतें मुदाखलत नहीं करती। एक कैफियत दिखाई दे रही है कि जैसे इदारों में टकराव है। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। ये सब जुडिस मैटर है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो वो अदालती ऑर्डर के जरिए पास कर दिया जाए। आज तक एक ही असूल वज़ा हुआ है अदालत उज़्मा की तरफ से कि पुलिस तफ्तीश जब जारी हो किसी मामले की तो फिर अदालतें उसमें इंटरफेयर नहीं करती। ये पुलिस का काम है। पुलिस को जिस तरह की सहूलत और मदद चाहिए उसके लिए वफाकी हुकूमत तैयार है, लेकिन ये वक्त से पहले या प्रीएम्प्ट करना और फिर इतनी सख्त बातें कह देना एक सांस में, मेरे ख्याल में ये जुडिशल प्रोपराइटी के ऐन मुताबिक नहीं है। ये तकलीफ दे बात है और इसकी वजह से एक तरह की कैफियत दिखाई जाती है कि जैसे इदारों में टकराव है, जैसे जो इंतजामिया है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, वो अदालत की बात सुनने को तैयार नहीं है, जैसे अदालत उनका मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और शायर अहमद फराज, जिनका पूरा नाम फरहाद अली शाह है, उन्हें 15 मई को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, जिसके बाद उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद के मकामी थाने में उनके मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। FIR में फरहाद अली की अहलिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नामालूम अफराद बगैर वारंट हमारे घर में दाखिल हुए और मेरे शौहर को अगवा कर लिया। उनका मजीद कहना था कि नामालूम अफराद ने हमारे घर में लगे CCTV कैमरे तोड़े और DVR भी साथ ले गए। साथ ही अहमद फराज की बाजियाबी के लिए उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत बुध के दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ही की थी और उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। इसके बाद 17 मई को एक और समाअत हुई थी और आज की समाअत में अदालत के सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं और उन पर हुकूमत का रद्दअमल भी सामने आ गया है। इससे पहले 17 मई को आला अदलिया और इदारों से जुड़े दीगर तनाज़ात पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म इस मामले पर ऐवान सदर को एडवाइस भेजने पर सोच और विचार कर रहे हैं। सदर ही इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने का इख्तियार रखते हैं। अगर आप कटहरों में लोगों को खड़ा करके इसका हल करेंगे तो इससे मामला हल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइस करें प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो इस पोजीशन में है, आईनी पोजीशन में है कि इस कज़िए को जो है ये आउट ऑफ द कोर्ट हल होना है। ये अगर आप कटहरों में लोगों को खड़ा करके इसको हल करना चाहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इससे जो है वो कोई इससे मामला और ख़राब होंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, हुकूमत कैसे इन फासलों को ख़त्म कर सकती है और इन मामलात को हल कर सकती है। बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब आपने ये तजवीज़ दी थी और आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इस हवाले से गौर कर रहे हैं। एक और वाक़या, एजेंसियों पर एक और सवाल उठ रहा है और आपकी हुकूमत जो अपोजिशन में होते हुए इन तमाम मामलात पर एजेंसियों पर तनकीद करती थी, उन सहाफ़ियों के साथ, उन अफराद के साथ खड़ी होती थी जिन्हें गुमशुदा कर दिया जाता है, वो फौरी तौर पर दिफा में आ जाती है एजेंसियों के या फिर अदालत के रिमार्क्स के अगेंस्ट, जो भी चाहे 6 जजेस ख़त लिखे हैं, दीगर मामलात हों, जो भी आपका बयानिया था उसके खिलाफ आके आप खड़े हो गए। देखें शाहजेब, अगर आप उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब हमें इस किस्म की सूरत हाल दरपेश थी, तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि अदालतें और मुअज़्ज़ज़ जजेस
कहाँ खड़े थे, उनके रिमार्क्स क्या होते थे। मामला ये है कि हम इस वक्त कौमी सतह पे जिस सानिया से या जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, वो यही है कि हर अदारा या अदारे में बैठा फर्द जो है वो अपने मैंडेट के मुताबिक तो काम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे के एरिया में जाके दूसरे के मैंडेट के मुताबिक जो है वो काम करने में बड़ी दिलचस्पी है। आप आज जो मुअज़्ज़ज़ जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं, आप उनका अगर जायज़ा लें तो ये बात बहुत वाज़ेह होती है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का या अदलिया का काम इस किस्म के रिमार्क्स या इस किस्म की स्पीच करना नहीं है, बल्कि उनका काम फैसला देना है। अगर वो समझते हैं, उनके पास एविडेंस मौजूद है, तो वो फैसला फरमाएं। वो जिसको भी इल्ज़ाम देना चाहते हैं, ये जो फरहाद साहब हैं जो अगवा हुए हैं, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये हर कीमत पे उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। उनका मुकदमा मेरा ख्याल है दर्ज हो चुका है, नहीं तो वो दर्ज होना चाहिए। उसकी पुलिस को कानून के मुताबिक जो है वो तफ्तीश करनी चाहिए। अदालत को आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। लेकिन अगर जो है वो पेश नज़र ये हो कि मैंने आप के मुतल्लिक़ कोई बात करनी है, मैंने किसी अपनी वजह का जवाब इस तरह से देना है, तो फिर ये सवाल जवाब जो मुख्तलिफ अदारों के दरमियान हो रहा है, ये मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत ही जो है वो मुश्किल सूरत हाल है। मगर साहब, जैसे अब वजीर कानून ने कहा कि ये पुलिस का काम है, जैसे वजीर कानून ने कहा कि पुलिस का काम है, मगर साहब इस मुल्क के हालात को देखते हुए आपको पता है कि पुलिस की मजाल है, एजेंसियां इस मुल्क में अगर किसी को उठा लें तो पुलिस अपना काम कर पाती है। आज से पहले क्या हो सका है, मुदस्सिर नारो की मिसाल ले लीजिए। अदालतों ने सवाल उठाया, वज़ीर आज़म ने उनकी वालदा से और उनके बेटे से मुलाकात करके बड़ी यकीन दहानियाँ कराई। जब वज़ीर आज़म क्या कुछ कर पाए, तो अदालतें अगर सवाल उठा रही हैं तो एजेंसियों का काम तो नहीं है ना कि इस तरीके से लोगों को गुमशुदा कर दिया जाए, और एजेंसियाँ ये काम करती रही हैं, तो और कौन सवाल उठाएगा और कौन जवाब तलबी करेगा? नहीं, अदालतें अगर सवाल उठाने पे आ जाएं या सवाल उठाने की हद तक रह जाएं, तो फिर इस मुल्क में फैसले कौन करेगा? इस मुल्क में जो है वो इंसाफ काम कौन करेगा? ये आपके इल्म में नहीं है कि जब एजेंसियों के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के एक सिटिंग जज ने सवाल उठाए, तो फिर उस जज का जो है वो उसको गर्दन से पकड़ के उसके ओहदे से और अदलिया से निकाला किसने था? वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंसियों के लोग बैठे थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि तुम होते कौन हो एजेंसियों के खिलाफ बात करने वाले, और इस तरह की जो है वो बात जो है वो सरेआम करने वाले। राना साहब, जब ये शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हुआ, ये जो है राना साहब, जब ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, तो आप जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ खड़े थे, उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। यही जब जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ इमरान खान ने एजेंसियों के कहने पर, जनरल फैज़ हमीद के कहने पर किया, तो आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। मगर आज आप दूसरी तरफ खड़े हैं। आज जब एजेंसियों पर एक जज सवाल उठा रहा है तो आप जज के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। जब एजेंसियों के खिलाफ 6 जजेस खत लिख रहे हैं तो आप उन 6 जजेस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, हम उनके खिलाफ सवाल नहीं उठा रहे। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, आप मुझे बताएं कि जो खत लिखा गया है उस मामले में अगर आप बात आज से शुरू करें कि जी ये होता रहा है, होता तो फिर अदलिया से भी बहुत कुछ सही और बहुत कुछ गलत होता रहा है। एजेंसीज भी कोई दूध में धुली हुई नहीं है। सियासतदान भी को हर काम जो है वो कानून और आइन के दायरे में करते नहीं रहे हैं। मामला ये है कि अगर आपने अपने बुरे माजी में खो जाना है और उसी में जो है वो डुबकियां लगा के आपने डूबना है, तो फिर ठीक है, फिर इस मुल्क की, इस कौम की फिर किस्मत में समझें कि यही लिखा है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बैठें और बैठ के जो कल तक हो चुका है उसको छोड़ के आज एक नए दिन का आगाज करें,
और हर अदारा जो है वो अपनी लिमिट्स में जाके अपना काम करे, ना कोई किसी एजेंसियों की जो है वो एरिया में जाके मदाखलत करे, ना कोई अदलिया, ना कोई सियासत, तो फिर ही जाके बात बनेगी ना। जो आप बात इस कह वक्त रहे हैं, जो सूरत हाल है, बात जो आप कह रहे हैं वो बड़ी अहम है कि आज भी अगर इदारे फैसला कर ले, मगर मसला है कि आपने ये तजवीज़ दी, अगर उस तजवीज़ पर हुकूमत के साथ साथ एजेंसियां भी संजीदा हों तो ये फरहाद साहब गुमशुदा थोड़ी होते। वो एजेंसी अपने ऊपर सवाल उठाने का मौका थोड़ी देती मुबैना तौर पर, अगर उनकी तरफ से ये उठाया गया है, वरना उनको पेश करने के लिए और वापस अपनी फैमिली के साथ मिलाने के लिए थड़तोड़ कोशिशें हो रही होती। वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को कहा गया कि कह दो अदालत में कि वो खुद गए थे, वापस आ गए तो आ जाएंगे। तो फिर ये तो ना हो रहा था, अगर आप ये तो हुकूमत को भी मुश्किल में ही डाल रहे हैं ना इदारे, अगर इदारे ये काम कर रहे हैं। नहीं तो आज तक कितनी बार इस तरह से हुआ है कि लोग गायब हुए, रिटें हुई, लोग वापस आ गए और आके बयान दे दिया कि जी वापस आ गए हैं। आज तक किसी अदालत ने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया कि जी आप गए थे, कहाँ गए थे, वापस आए हैं, कहाँ से आए ना जरा इधर आके अदालत में जिस तरह से पिटीशन दायर हुई थी इसी तरह से आगे बयान रिकॉर्ड करवाएं। मामला ये है कि आज अगर ये सूरत हाल या आज ये बात हो रही है तो इसकी वजह कुछ और है। ये बात हमें भी नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है, और हुकूमत जो है वो इस बारे में एक संजीदा, एक कौमी मुफाहमत का रोल अदा करने को तैयार है। वजीर आजम भी जो है वो ये चाहते हैं, लेकिन ये हवाई फायरिंग बंद हो तो तब है ना। हवाई फायरिंग कभी पेशावर से होना शुरू हो जाती है, कभी इस्लामाबाद से शुरू हो जाती है, तो ये हवाई फायरिंग जो है ये बंद होगी तो कोई अपना रोल अदा करेगा ना। साहब अगर एक शायर अहमद ये फरहाद साहब गुमशुदा ना होते तो आज शायद जिसको आप हवाई फायरिंग कह रहे हैं उन रिमार्क्स पर आपसे सवाल ना हो रहे होते। नहीं देखें, अगर आज कोई सवाल उठा रहा है तो अगर कल किसी ने नहीं उठाया तो मैं समझता हूँ कि कल और आज की बात नहीं है, बात आने वाले जो है वो कल की है। आने वाला कल जो है उसको दुरुस्त कर लें तो मेरा ख्याल है कि शायद जो कल गुजरा है उसके बुरे असरात से भी जो है वो हम महफूज हो जाए। राजा साहब एक बहुत बड़े रहती है, राजा साहब बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है ना आपकी हुकूमत को। एक तरफ मुआशी चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ सियासी चैलेंजेस हैं, तीसरी तरफ ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें आप कह रहे हैं कि इस मसले को हल करना है। आपने सदर साहब का भी कहा कि तो ये अब कैसे इनिशिएटिव होगा और कब होगा और कैसे ये मसला हल हो सकता है संजीदा तौर पर? देखिए इसमें इस वक्त 3 बड़े जिनकी जिम्मेदारी आईनी तौर पे है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और इसके अलावा आप अगर अदारों या एजेंसीज के लोगों को भी शामिल करना चाहेंगे तो वो भी आखिर मुहिब वतन है, उनके भी मसाइल हैं, उनकी भी एक देखिए ना। मामला ये है कि रिमार्क्स अगर मैं दूं तो फिर जिसके खिलाफ दूं उसे भी तो कोई मौका मिलना चाहिए ना कि वो भी अपनी बात कर सके। एक गैर हाजिर फरीक के बारे में आप फिर जो मर्जी कहते रहें, यानी इस तरह से फिर आप अगर सीधा सीधा इल्ज़ाम किसी पे लगाएं विदाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई, तो ये चीज़ें जो है ना ये फिर वज़ारत दिफा की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी ना। 15 मई को ज़ाहिर ये वाक़या हुआ है, उसके बाद जो समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो बुध के दिन जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। उसके बाद 17 मई को एक और समाअत हुई और फिर आज की समाअत में अदालत के सख्त रिमार्क सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि बुलाया नहीं या फिर रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया, बोलने का मौका नहीं दिया। देखिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब बहुत मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए हैं, लेकिन ये देखें ये रिमार्क्स और ये शो मोटो नोटिस जो है ना, इनसे जो है वो बड़ी खराबियां पैदा हुई हैं, और जब कभी भी मामलात सुलझे हैं वो अदालत के मबनी बर इंसाफ फैसलों से सुलझे हैं। ये रिमार्क्स और शो मोटो नोटिस से तो खराबी ही जन्म लेती है और मामला बिगड़ते ही हैं। तो मामला जो है ये गुमशुदगियां करने से भी खराबियां जन्म लेती है और मामला बिगड़ते ही हैं। देखें इस बारे में फिर आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। मामला ये है कि ये मामला जो है, मैंने तो जब मैं इंटीरियर मेरे पास पोर्टफोलियो था, मैंने ये कहा था
कि ये रिमार्क्स जो हैं ये देने और रेड अलर्ट चलाने से ये मसला हल नहीं होगा। 3 फरीक हैं, अदालत आलिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है और तीसरी तरफ जो है वो एजेंसीज हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है। अगर ऑफ कैमरा या इन कैमरा जो है वो समाअत हो अदालत में और तीनों फरीक और 7 जो गुमशुदा लापता लोगों के लवाहकीन हैं उनको साथ बैठाया जाए तो ये चारों फरीक अगर बैठें तो ये मसला हल हो सकता है। हर फरीक का एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन पब्लिकली कोई बात करने को तैयार नहीं है। और अगर पब्लिकली बात की जाए और सच पे मबनी बात की जाए तो तमाम फरीकैन में से कोई भी जो है वो पूरा सच नहीं बोल रहा। अपने हिस्से का जो है वो सच हर कोई बोल रहा है, लेकिन जो सच दूसरे को फेवर करता है वो कोई नहीं बोल रहा। तो ये मसला जो है ये इस तरह से शायद हल नहीं होगा कि आप रिमार्क्स दें, वो रेड अलर्ट चलें और जो है वो वाह हो जाए, लोग अच्छा बुरा जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाए, लेकिन ये मसला वहीं का वहीं रहेगा। ये हम कई सालों से इसको जो है वो फेस कर रहे हैं। तो ये बताएगा कि नवाज शरीफ साहब किस तरीके से इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तकरीर की, ऐसा लग रहा है कि वो 2017 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ज़ाहिर उनके साथ बहुत गलत हुआ 2014 के वाक़यात से लेकर 2017 तक के वाक़यात, मगर वो प्रेजेंट में नहीं आ रहे हैं। मौजूदा जो हालात व वाक़यात उसमें उनकी क्या राय है और वो क्या करना चाहते हैं, क्या किरदार अदा करना चाहते हैं? नहीं, मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो तो हर किस्म का किरदार जो हमें कौमी हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं इस वक्त ख़ास तौर पे जिस एक मसले के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो भी किरदार उनके ज़ुम्मे हो वो तो अदा करने को तैयार हैं। लेकिन मामला ये है कि वो जब भी कोई भी इस किस्म की बात शुरू होगी तो फिर ही जो है वो बात आगे बढ़ेगी। मामला ये है कि सियासी तौर पे जब तक सियासी जमातें या सियासतदान ये आपस में डायलॉग नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी भी अदारे के, वो जुडिशल साइड हो या वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हो, उनको शामिल जो है वो सेकंड स्टेप पे किया जा सकता है, सेकंड फेज में किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो सियासतदानों का आपस में बैठना है। और शाहजेब, आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे कि सियासतदानों के ना बैठने की वजह एक आदमी जो है वो पिछले 13 साल से बना हुआ है और उसने मुल्क को जो है वो इस सूरत हाल पे ला खड़ा किया है और अब भी वो अपनी हटदर्मी, अपनी जिद के ऊपर जो है वो कायम है। तो फिर इस सूरत हाल में जो है वो कौम को भी और आप लोगों को भी जो है वो एक ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि लोगों को एहसास हो कि इस मामले को इस सतह पे ले जाने में किसका जो है वो कसूर है और कौन जो है वो इस मसले को हल करना चाहता है। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल हो गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म होने के बाद आज से पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, जो 23 मई तक जारी रहेंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में IMF के वफ़द, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तान की मुआशी टीम के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुज़ाकरात में नए कर्ज़ प्रोग्राम के हजम पर बातचीत मुतवक्किल है। नए कर्ज़ प्रोग्राम की शराइत और अहदाफ़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट के अहदाफ़ पर भी मज़ीद मुशावरत होगी। इस वक्त नए बजट के लिए टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन होना बाकी है। आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात के पहले दौर में वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF को अखराजात में कमी का प्लान पेश किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम की खबर के मुताबिक ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि वफाकी हुकूमत एक साल में 300 अरब से ज़ायद अखराजात कम करेगी। वफाकी वज़ारतों की तरफ से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत सिर्फ अहम और कौमी नोयत के तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी कायम नहीं करेगी। सूबाई हुकूमतें अपने मातहत
आने वाली जामियात की खुद फंडिंग करेंगी। आइंदा माली साल से दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर गौर भी किया जा रहा है, जबकि ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल से अरकान असेंबली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान है। नए IMF प्रोग्राम के साथ साथ नए बजट के हवाले से भी बातचीत हो रही है और इस हवाले से IMF की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के साथ मिलकर बनाया गया 18,000 अरब रुपए के बजट का इब्तिदाई ढांचा वज़ीर-ए-आज़म के साथ शेयर कर दिया है। यह बजट रवा माली साल के बजट से 1/4 ज़्यादा है, क्योंकि इस बजट में रिकॉर्ड 9,700 अरब रुपए कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्जों पर सूद की अदायगी का हजम, टैक्स हदफ और प्राइमरी बजट सरप्लस के टारगेट्स पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका है। अखराजात में कमी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को यह भी बताया गया है कि हुकूमत को 8 से 10 वजारतों को ख़त्म करना होगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर में किया जाएगा। ज़राए ने मजीद कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने FBR का 12,400 अरब रुपए का मुजव्वज़ा टैक्स हदफ मजीद बढ़ाने का कहा है। हुकूमत और IMF के दरमियान टैक्स महसूलात बढ़ाने और अपने अखराजात मजीद कम करने पर बातचीत हो रही है, जबकि सूरत हाल ये है कि हुकूमत रवा माली साल के 10 माह में ना टैक्स हदफ पूरा कर सकी है और ना ही गर्दिशी कर्जों का हदफ हासिल कर सकी है। खलीक यानी की खबर के मुताबिक रवा माली साल के इब्तिदाई 7 माह में गर्दिशी कर्जा 2,636 अरब रुपए से भी बढ़ गया है, जबकि हुकूमत ने इसे 2,300 अरब रुपए के अंदर रखने की यकीन दहानी करवाई थी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सालाना बेस टैरिफ, क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के बावजूद गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है और रवा माली साल के इब्तिदाई 7 माह में 325 अरब रुपए मजीद बढ़ गया है। IMF वफ़द हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान FBR से मुसलसल राब्ते में है और FBR को न सिर्फ टैक्स टारगेट बढ़ाने बल्कि टैक्स नेट बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। हुकूमत अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कबायली इलाकों को टैक्स नेट में लाने, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने, टैक्स से इस्तिस्ना खत्म करने, यहाँ तक कि चीन से कर्जों की अदायगी पर मजीद मोहलत लेने पर भी गौर कर रही है। मुबारक ज़ेब खान की खबर के मुताबिक FBR IMF प्रोग्राम की पेशगी शर्त के पेश नज़र अरबों रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर कर रहा है। इस हवाले से FBR ने अपने अंदाजों के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर दस्तावेज तैयार कर ली है, जिसका फोकस सेल्स टैक्स छूट और साबिक फाटा और सूबों के मातहत कबायली इलाकों के शहरियों को हासिल टैक्स छूट पर है। FBR ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट को खत्म करने का फोकस बुनियादी तौर पर सेल्स टैक्स पर है। FBR ने टैक्स छूट खत्म करने से 1,300 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। इस वक्त ज़्यादा टैक्स छूट पेट्रोलियम मसनूआत, खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दूध को दी गई है। खबर के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने का मशवरा दिया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहती। खबर के मुताबिक FBR इनकम टैक्स लॉ के तहत तनख्वाहदार तबके पर आय टैक्स का एक स्लैब कम करना चाहती है। अगर काबीना ये मंजूर कर लेती है तो इससे तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। आज की प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।